मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक जे आर करेला आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश का इतिहास पढ़ रहे थे। मौर्य वंश में हमने मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इतिहास के सबसे महान सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। स्कूली विद्यार्थी और कॉलेज के विद्यार्थी उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को बार बार देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा। सबसे हर जगह आपको अलग अलग वे में पढ़ाया जाता है, हर शिक्षक अपने तरीके से पढ़ाता है। मैं कोशिश करूंगा कि क्रमबद्ध आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथियों, मौर्य सम्राट अशोक ने कहते हैं कि बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से जो विरासत में जितना साम्राज्य मिला था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने दिया। हाँ, उसके जीवन काल में कुछ विद्रोह जरूर हुए थे जो अशोक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसने मूलतः है अपने राज्य को है अक्षुण्ण बनाए रखा। साथियों, कहते हैं बिंदुसार है वो अशोक को सम्राट बनाना चाहता था, जबकि बिंदुसार के महामात्य थे राधागुप्त। कुछ साहित्य के अंदर राधागुप्त को चाणक्य का पोता बताया गया है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जो राधागुप्त थे बिंदुसार के महामात्य थे। दूसरी ओर बिंदुसार के एक ज्योतिष थे जिनका नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स और राधागुप्त दोनों चाहते थे कि एक मौर्य सम्राट एक योग्य राजा बने। कहते हैं बिंदुसार के 101 है, 101 पुत्र व 16 रानियां थे। 101 पुत्र और 16 रानियां थे। इन 101 पुत्र और 16 रानियों में से सबसे बड़ा पुत्र है वो माना जाता है सुसीम। किसको माना जाता है? सुसीम। सुसीम को बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है। ठीक है। अब हुआ था बिंदुसार बनाना चाहता था सुसीम को, जबकि राधागुप्त और पिंगलवत्स बनाना चाहते थे अशोक। कहते हैं कि बिंदुसार ने मौर्य राज्य था एक जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, तक्षशिला के अंदर विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए है बिंदुसार ने जानबूझ करके किसको भेजा? पहली बार विद्रोह हुआ था तो अब अशोक ने अपनी सूझबूझ से है उस विद्रोह को दबा दिया। दूसरी बार फिर भेजा। दूसरी बार जब कहते हैं 272-73 के अंदर 272-73 ईसा पूर्व को बिंदुसार इधर बीमार पड़ गया, उसी समय तक्षशिला के अंदर विद्रोह हो गया। बिंदुसार ने उस विद्रोह को दबाने के लिए जानबूझकर सुसीम की जगह अशोक को भेजा और अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। राधागुप्त ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बिंदुसार है सुसीम को राजा बनाना चाहते हैं। जैसे ही अशोक तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए प्रस्थान करता है, पीछे बिंदुसार मरणासन स्थिति में होते, बहुत बीमार होते हैं। राधागुप्त को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ सुसीम को संदेश दो, मेरी मृत्यु सन्निकट है, नजदीक है, इसलिए मैं सुसीम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। तो जानबूझ करके राधागुप्त ने है संदेश पहुंचाने में, सुसीम को संदेश पहुंचाने में देरी की और अशोक को फटाफट संदेशा भिजवा दिया और जल्दी से पाटलिपुत्र बुला दिया। बिंदुसार सुसीम के इंतजार में था, जबकि उसने किसको बुला दिया? राधागुप्त ने अशोक आ गया, बिंदुसार सुसीम चिल्लाते रहा। लेकिन अशोक ने
उसी क्षण अपना राज्याभिषेक कर लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं बिंदुसार वो सतमा सहन नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, निधन हो गए। इतिहासकारों के अनुसार 273 ईसा पूर्व को अशोक बिंदुसार का निधन हो गया और 273 ईसा पूर्व में ही अशोक ने पाटलिपुत्र की गद्दी संभाली थी। जब ये बात सुसीम को पता चली कि अशोक ने राज्य हत्या लिया है तो वो सुसीम को मारने के लिए पाटलिपुत्र की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि वो तो पहले से पाटलिपुत्र आ ही रहा था अपने पिता से मिलने। तो कहते हैं रास्ते के अंदर राधागुप्त की सहायता से यह अशोक ने पहले सुसीम और फिर धीरे धीरे करके बोधि साहित्य है महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाइयों की हत्या की थी, जबकि अशोक के कुछ शिला से जैसे पांचवा शिलालेख कहता है कि अशोक के कुछ भाई जीवित थे जिसको अशोक ने राजकार्य के कुछ कार्य सौंपे थे। ठीक है, क्या कहा? महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य राज्य की गद्दी प्राप्त की थी, जबकि 5वें शिलालेख के अनुसार अशोक के कुछ भाई बहन जीवित थे जिसका वर्णन उस शिलालेख में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अशोक के बारे में पढ़ने से पहले इसके अशोक के नाम के बारे में पता कर लेते हैं कि अशोक को इतिहास में किन किन नामों से जाना गया। याद रखें, अशोक को इतिहास में बहुत सारे नामों से जाना गया है, जैसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। ये सारे नाम, देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय अशोक को कहा जाता है। ये देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, ये जो नाम है अशोक के मिलते हैं अभिलेखों के अंदर। ये नाम अशोक के देवनाम प्रिय, ज्यादातर अभिलेखों के अंदर यही नाम मिलते हैं। और बौद्ध साहित्य है दीपवंश और महावंश में भी देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय ही मिलते हैं। ठीक है, बुद्ध शाक्य नाम है जो मास्की का अभिलेख है, शिलालेख है। उस मास्की शिलालेख के अनुसार अशोक का नाम अशोक नहीं था, क्या था? बुद्ध शाक्य था। ठीक है, अशोक वर्धन, विष्णु पुराण के अनुसार अशोक का नाम अशोक वर्धन था। क्या था? अशोक वर्धन। ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अशोक को किस शिलालेख में अशोक के नाम से जाना गया है। अशोक इतिहास में अशोक का नाम अशोक कहां से प्राप्त हुआ? तो अशोक को जो अशोक नाम है मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडुगेलन, ये 4 अभिलेख हैं। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडुगेलन, इन चारों अभिलेखों के अंदर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ये आपके 10th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडुगेलन, इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मगधा धीराज जो अशोक का नाम है, ब्राबू शिलालेख है, ब्राबू। उस शिलालेख के अनुसार अशोक का नाम क्या था? मगधा धीराज। ठीक है, और प्रियदर्शी जो बारंबर की गुफा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बारंबर की गुफा, सुदामा, कर्ण चौपड़ी, ठीक है, विश्व चौपड़ी, वो 4 गुफाओं में अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब तक अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था तब तक अशोक बड़ा ही निर्दयी था। एक बात और अशोक से संबंधित प्रसिद्ध है कि जब अशोक का जन्म हुआ तो जन्म से पहले अशोक की मां, एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला बताऊंगा, अशोक का जन्म हुआ तो उसके पिता ने उसको गोदी में लिया तो उसकी चमड़ी बड़ी ही कुरूप थी। अपने पुत्र की ऐसी कुरूपता देख करके बिंदुसार बहुत ही विचलित हो गया और उसने अशोक का तिरस्कार किया।
तामूल वो तिरस्कार करता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं उसी तिरस्कार की वजह से अपने पिता से जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इस कारण अशोक बहुत ज्यादा निर्दयी था। ठीक है, इतना निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी था अशोक शुरुआती दौर में। जब अशोक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं जो निग्रोध थे, निग्रोध है, कुछ इतिहासकार कहते हैं निग्रोध है सुसीम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सुसीम के। ये एक बौद्ध भिक्षु थे, ये अशोक के दरबार में आए, इन्हीं से प्रेरित होकर, बाद में बताऊंगा, कुछ कहते हैं कि निग्रोध से प्रभावित होकर ही उन्होंने बौद्ध धर्म किया। तो जब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था तो उसके बाद अशोक के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो गया, पूरी तरह परिवर्तन हो गया था। अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था तो जो बौद्ध साहित्य है उन्हें चंड के नाम से जाने, चंड शोक, कई जगह उन्हें चंड शोक भी कहा गया। चंड या चंड शोक के नाम से किन्होंने कहा है? बौद्ध ग्रंथों ने। क्यों कहा है? क्योंकि अशोक उस समय बड़ा ही, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व बड़ा ही निर्लज्ज, निर्दयी, अत्याचारी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो अशोक है, मौर्य सम्राट अशोक है, उसके बारे में देख लेते हैं, जीवन के बारे में। कहते हैं मौर्य सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त की, किंतु 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने अभी बताया था कि अशोक जो था, इन 4 सालों के अंदर अशोक ने क्या किया? जितने भी अशोक के विद्रोही थे उन विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इन 4 वर्षों में ये काम किया था। ठीक है, अब आता है अशोक की माता, पिता तो बिंदुसार, माता के संबंध में यह कहा जाता है कि वर्तमान बिहार के अंदर एक जगह है चंपारण। कौन सी जगह है? चंपारण। और तब की चंपा, वर्तमान समय का बिहार का एक क्षेत्र है चंपारण। महात्मा गांधी का जो आंदोलन है ना, यही चंपारण और उस समय की चंपा। यहां की एक सामान्य परिवार की एक ब्राह्मण की लड़की थी जिसका नाम था, कुछ कहते धम्मा, कुछ कहते धर्मा, और ज्यादातर साहित्यों में इसका नाम मिलता सुभद्रांगी। इसके पिता को जब किसी एक ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी जो पुत्री है इसके एक पुत्र होगा जो संसार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा, वो एक महान सम्राट बनेगा, तो कैसे कहते हैं इसके पिता सुभद्रांगी के पिता सुभद्रांगी को है पाटलिपुत्र ले आए और संयोग से है उसकी मुलाकात है बिंदुसार से होगी। फिर बिंदुसार का विवाह सुभद्रांगी के साथ हो गया, उनसे है अशोक का जन्म हुआ। ठीक है, कहते हैं जब अशोक राजा बना था उस समय उसकी आयु थी 15 वर्ष और 6 माह। ध्यान रखना, 15 वर्ष और 6 माह थी अशोक की आयु जब वो राजा बना। ठीक है, अब एक और बात ध्यान, 304 ईसा पूर्व को अशोक का जन्म हुआ, याद रखो। तो अशोक ने सुभद्रांगी की कोख से जन्म लिया
272 ईसा पूर्व को राजगद्दी प्राप्त की, 4 वर्षों तक अपने विद्रोहियों को समाप्त किया, फिर 269 ईसा पूर्व को अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद लगभग 41 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। कुछ कहते हैं 41 भाई है, 42 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अशोक का जो राज्य है, साम्राज्य कहां से कहां तक था। तो अशोक का जो साम्राज्य है तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो जो अशोक का है पूर्व में जो राज्य था वो आपके बंगाल तक, पूर्व में अशोक का राज्य कहां तक था, बंगाल तक था। जो पश्चिम में अशोक का राज्य है वो अफगानिस्तान तक। ठीक है, उत्तर में अशोक का जो राज्य है हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां हैं वहां तक। जो सेल्यूकस, निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का बॉर्डर था हिंदू कुश पर्वत, 305 में 5 ईसा पूर्व में उनके बीच मध्य युद्ध हुआ और 303 ईसा पूर्व को उनके बीच में जो संधि हुई, संधि के तहत हिंदू कुश पर्वतमाला को उन्होंने बॉर्डर माना था। तो अशोक का साम्राज्य है उत्तर में हिंदू कुश पर्वतमाला तक और दक्षिण में है वो गोदावरी नदी यानी कर्नाटक। याद रखें, जो हमारे मौर्य सम्राट अशोक के हैं उनका साम्राज्य की जो बॉर्डर है पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में गोदावरी नदी यानी कर्नाटक तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। इतने बड़े विशाल साम्राज्य का अशोक है एक शासक था, इतने विशाल साम्राज्य का अशोक शासक था। ठीक है, अब आते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो अशोक है, जब अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबाया तो उसके पिता ने अवंती कहां है, उज्जैन का उसे क्या बना दिया था, राज्यपाल बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल कौन बन सकता था, मौर्य साम्राज्य के अंदर जो साम्राज्य है वो राज्य या राष्ट्र में विभक्त था और उसका जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, वो कुमार होता था। ठीक है, राजकुमार होता था। और उज्जैनी का जो है, उज्जैन के अंदर अवंती राष्ट्र है, अवंती राष्ट्र का राज्यपाल बना दिया था किसने, बिंदुसार ने अशोक को। ठीक है, जब ये है अवंती से है विदिशा जा रहा था, अवंती से कहां आ रहा था, विदिशा। जब अशोक अवंती से विदिशा आ रहा था तो विदिशा के अंदर एक अवंती का राज्यपाल था। अवंती से जब ये विदिशा आ रहा था तो विदिशा के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था देवी। क्या नाम था, देवी। विदिशा की लड़की थी देवी। ये देवी कौन है भाई, तो विदिशा की सृष्टि कहते हैं व्यापारी को। किसको कहते हैं, व्यापारी को। सृष्टि की पुत्री थी, विदिशा की सृष्टि की पुत्री थी देवी। इससे है अशोक को ये पसंद आ गई और अशोक के साथ में इसका विवाह हो गया। अशोक और देवी का विवाह हो गया था, इन दोनों का विवाह हुआ था। इन्हें सृष्टि मतलब व्यापारी की पुत्री थी देवी, इसके साथ अशोक का विवाह हुआ था। इसी देवी से अशोक को एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। महेंद्र और
संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा। एक ग्रंथ है महाबोधि वंश, याद रखना दोस्तों, महाबोधि वंश। महाबोधि वंश ग्रंथ के अनुसार देवी को विदिशा कुमारी या विदिशा महादेवी, विदिशा महादेवी या विदिशा कुमारी, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी के अंदर कि महाबोधि वंश में देवी को किस नाम से जाना गया है, तो विदिशा महादेवी या विदिशा कुमारी के नाम से जाना गया है। ठीक है, कहते हैं इतिहासकार कहते हैं अशोक की पहली पत्नी कौन थी, तो अशोक की पहली पत्नी है वो देवी थी। अशोक की पहली पत्नी कौन थी, देवी। अशोक की पहली पत्नी है वो देवी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अशोक की और कौन कौन पत्नियां थी, जीवन साथी और कौन कौन थे। देवी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं, क्रम से पढ़ेंगे तो सबसे पहली पत्नी होगी देवी। ठीक है, दूसरी पत्नी है उसका नाम है कारुवाकी। जो इतिहासकार कहते हैं इसे कलिंग युद्ध के अंदर इसकी मुलाकात हुई थी, और कुछ कहते हैं कि जो कारुवाकी है जब अशोक तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए जा रहा था तो यात्रा के दौरान, समुद्री यात्रा के दौरान अशोक से इसकी मुलाकात हुई थी जहाज के अंदर कारुवाकी की, तो कलिंग की रहने वाली थी। इसी का पुत्र था, पुत्र का नाम है तिबर। ठीक है, जिसे तिस्य भी कहा जाता है। ठीक है, एक और पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। और चौथी पत्नी का नाम जाना गया है तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता। अशोक की 4 पत्नियों का इतिहास के अंदर वर्णन मिलता है। इन 4 पत्नियों से अशोक के इससे तो तिवर, इससे कौन है, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, और पद्मावती से पुत्र हुआ था कुणाल। ठीक है, और तिस्य रक्षिता से कई जगह मिलता है, चारुमती नाम की एक लड़की हुई थी अशोक की। तो ध्यान रखना, अशोक की पहली पत्नी कौन, देवी। कहां की थी, विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री। कारुवाकी कलिंग की रहने वाली थी, कलिंग युद्ध में इसकी मुलाकात हुई। पद्मावती कुणाल की मां थी, और एक अन्य पत्नी है जिसका नाम है, क्या बताया गया है, तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता के नाम से जाना गया है। ठीक है, अशोक का जो ग्रंथ है एक अशोकवदान। अशोकवदान ग्रंथ के अनुसार अशोक की केवल एक ही पत्नी है जिनका नाम था कुरुवाकी। ठीक है, ये विभिन्न इतिहास, ऐसा नहीं है कि एक ही किताब के अंदर, एक ही साहित्य के अंदर ये नाम मिलते हैं। विभिन्न साहित्यों के अंदर अशोक की विभिन्न प्रकार की 4 रानियों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें देवी को पहली पत्नी माना जाता है। अशोकवदान ग्रंथ के अनुसार अशोक की एक ही पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाकी। ठीक है, दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों का वर्णन मिलता है, सुशील और विदिताशोक।
विगताशोक। दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार अशोक के दो भाई थे, एक का नाम सुसीम और दूसरी का नाम विगताशोक। ठीक है, इस ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था सेनी अनुश्रुति के अनुसार सुसीम को, सेनी अनुश्रुति है जो श्रीलंका से संबंधित है, जो बौद्ध संबंधित है। सेनी अनुश्रुति के अनुसार सुसीम को सुमन के नाम से और विगताशोक को तिस्य के नाम से जाना गया। ध्यान रखना, यही सुसीम, कई बार ये घुमा करके प्रश्न देते हैं कि सेनी अनुश्रुति के अनुसार सुमन किसका नाम था या तिस्य किसका नाम था, तो अशोक के दो भाई थे। अशोक वदान ग्रंथ के अनुसार अशोक के दो भाई थे, एक का नाम सुसीम, दूसरे का नाम विगताशोक। ठीक है, विगताशोक तिस्य के नाम से जाना गया है, सुमन है सुसीम के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये जो पद्मावती है, पद्मावती रोमन देई, अशोक का एक शिलालेख है। रोमन देई शिलालेख के अनुसार अशोक जब धम्म यात्रा कर रहा था तो धम्म यात्रा के दौरान अशोक की मुलाकात पद्मावती से हुई थी, उसकी पुत्री का नाम कुणाल है। इसका वर्णन मिलता है रोमन देई शिलालेख में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं अशोक के जीवन की सबसे बड़ी बात। परिवार हो गया अशोक का, पत्नी हो गई, पुत्र हो गए, भाई हो गए। अब आते हैं अशोक का युद्ध। अशोक के युद्ध के बारे में अब पढ़ते हैं कि अशोक का किसके साथ कैसा युद्ध हुआ था। वो ध्यान रखना, उससे पहले थोड़ा देखें। अशोक के लाइफ में 273, 269, 261, 260 ये सब बीसी है, ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, देखो 273 में बिंदुसार की मृत्यु और राजगद्दी प्राप्त की, अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की। 269 में राज्याभिषेक, 261 में 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय। ठीक है, 260 में धम्म धारण, शस्त्र त्याग और धम्म धारण। ये घटनाएं बहुत हैं। देखो पूछेंगे कैसे एग्जाम में, आपको कैसे पूछेंगे, देखो कि 4 वर्षों में क्या किया, तो अपने जितने विद्रोही थे उनका नाश किया, उसका अंत किया। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष होते हैं, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग विजय की। यहां एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद है कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग विजय प्राप्त की थी, तो 8 वर्ष बाद। अशोक ने कलिंग विजय के कितने वर्ष बाद है शस्त्र त्याग किया था, धम्म धारण किया था, तो 1 वर्ष बाद। ये तिथियां इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अति जरूरी है कि इनके बारे में। अब कलिंग विजय के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कलिंग विजय क्या है, कब हुआ था, अशोक के अंदर इसका क्या परिवर्तन आया था। ठीक है, कलिंग विजय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। ठीक है, अब उस समय सबसे पहली बार कलिंग विजय का वर्णन कहां मिलता
तो कलिंग विजय का ये कैसे ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व को ही कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने 13वें शिलालेख के अनुसार 13वें शिलालेख के अकॉर्डिंग अशोक ने 261 ईसा पूर्व को कलिंग विजय प्राप्त की। इतिहासकारों के अनुसार और कहीं नहीं अशोक के जितने शिलालेख है, जितने साहित्य हैं, उनमें ज्यादातर कलिंग का शासक कौन था इसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन ज्यादा कहीं नहीं मिलता है कि अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग का शासक कौन था। तो एक जगह है खारवेल, खारवेल के हाथी गुंफा, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार, अभिलेख का नाम है हाथी गुंफा अभिलेख। कहां है खारवेल? खारवेल कहां का है? उड़ीसा में। और कलिंग भी कहां है? उड़ीसा में। ध्यान रखना, कलिंग भी कहां है आपका? उड़ीसा में। और खारवेल उड़ीसा का एक क्षेत्र है। इसके अंदर एक अशोक का अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुंफा अभिलेख। और हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का उस समय का जो शासक था वो था नंदराज। कौन था? नंदराज। ठीक है, नंदराज है वो कलिंग का क्या था? राजा। ध्यान से सुने, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? हम 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 में और उसे कलिंग को हराया था। दूसरी बात, कलिंग पर जब आक्रमण किया था उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो खारवेल, उड़ीसा के अंदर खारवेल है। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग के शासक थे नंदराज। बाकी कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि कलिंग का शासक कौन था। ठीक है, अब आते हैं, ये एक कलिंग पर दूसरी विजय, पाटलिपुत्र की दूसरी विजय। पाटलिपुत्र की कलिंग पर ये 261 में दूसरी विजय। तो पहली विजय किसने प्राप्त की? तो पाटलिपुत्र की कलिंग पर पहली विजय है वो महापद्म नंद ने प्राप्त की थी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जिसने नंद वंश का सर्वनाश किया था, उस नंद वंश की स्थापना करने वाले थे महापद्म। इन्होंने पहली बार कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीता था। दूसरी बार कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने 261 ईसा पूर्व को और उसने जीता। ठीक है, अब आते हैं, अब यहां पर क्लास 10 के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आई है वो बता देता हूं।